वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन से इमर्ज हुए जो कि मतलब फ्यूचर में जो है अपना पावर इस्टेब्लिश किए। ठीक है, देखिए बेसिकली यहाँ पे पहला जो बात किया जाएगा आपका यूरोपियन यूनियन के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन EU। ठीक है, पहले जो है इसी के बारे में बात किया जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपको क्या बताया गया है कि जो यूरोपियन कंट्रीज थे, बेसिकली वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे। ठीक है, आपका वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो मतलब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो है इंटरनेशनल एरिना में हम बोल सकते हैं अकेला पड़ गए थे, या फिर वहाँ के जो लीडर्स थे वो सोच रहे थे कि अब क्या करें, अब तो यूएसएसआर नहीं है जो हमारा देखभाल करता था, वो तो अब नहीं है, अब हम कहाँ जाएंगे। वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज याद रखिएगा। ठीक है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के लिए आपका यूएस है, ठीक है ना, पर वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के लिए उस टाइम पे कोई नहीं था। ठीक है, तो वो तो सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे, तो उनके लिए हमें आइडिया आया कि हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये जो यूरोपियन जितने सारे भी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज है वो सब जो है इंटीग्रेट एक साथ मतलब मर्ज कर जाएंगे। ठीक है ना, और एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल था तभी जब फाइनेंशियल एड मिलता, या फिर हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट कौन दिया आपका, यूएस। ठीक है, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के इंटीग्रेशन में आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट किसने दिया था, यूनाइटेड स्टेट्स ने। ठीक है, ताकि जो है वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज इंटीग्रेट कर सकें या फिर मर्ज कर सके। ठीक है ना, तो मर्ज करके जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था उसको हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, मतलब यूनियन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, बेसिकली वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज। ओके, तो इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऐसे हुआ। ठीक है ना, जो कोल्ड वार था, ठीक है, जो कोल्ड वार था और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये माना जाता है या फिर कुछ हद तक ये सही भी है, कुछ हद तक का मैक्सिमम ये सही है कि कोल्ड वार और यूएस का डिसइंटीग्रेशन जो है आपका ये वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के इंटीग्रेशन को बूस्ट किया था। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एज अ कैटलिस्ट काम किया था। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करता है, फिर हैसन करता है, हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है कैटलिस्ट का काम किया था आपका कोल्ड वार सिचुएशन और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज का इंटीग्रेशन में एज अ कैटलिस्ट काम किया था। ठीक है, हम बोल सकते हैं, बूस्ट किया था, हम बोल सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे ये बुक पे जो मेंशन किया गया है सही है। तो हम जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब बोल सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको नेटो बोलते हैं। ठीक है ना, नेटो बोलते हैं। तो जो EU का जो ऑर्गेनाइजेशन था या फिर यूरोपियन यूनियन का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था आपका OEEC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसको बोला जाता था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। सही है, तो ये मतलब जो है हम बोल सकते हैं जितना भी इंटरनेशनल अफेयर था EU का या फिर ट्रेड रिलेशन, ये सब जो है संभालता था OEEC। ठीक है, इसका आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है इसका एस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुआ था। देखते हैं, हाँ इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 1948 में हुआ था। ठीक है, तो मतलब ये क्या था, एक तरह का फोरम बन गया था। ठीक है, वेयर द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स बिगेन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स इशूज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स हैं वो मतलब कोऑपरेट करने लगे आपस में। ठीक है, ट्रेड और इकोनॉमिक के इशूज में। ठीक है ना, मतलब कैसे जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट लाया जाए। ठीक है, देखिए कोऑपरेशन रहेगा तो डेवलपमेंट भी आएगा। ठीक है ना, कोऑपरेशन के बिना जो है कोई पॉजिटिव काम होना पॉसिबल नहीं है, अगर होता भी है तो वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। ठीक है, तो कोऑपरेशन जरूरी रहता है। सही है ना, यहाँ पे वही बोला गया। आगे बढ़ते हैं। द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप ऑन द फास्ट ट्रैक एंड रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन 1992। ठीक है ना, तो हम यहाँ से क्या जानते हैं, यूरोपियन यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1992 में। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कोल्ड वॉर और यूएसएसआर ये एक दो फैक्टर था। ठीक है, जो मतलब बूस्ट किया था आपका वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज का इंटीग्रेशन में। तो बेसिकली वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज का इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ EU। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोलने का कोशिश किया जा रहा है। सही है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे पहले आपका जो फाइनेंशियल के बारे में बताएगा, फिर जाकर आपका इकोनॉमिक बताएगा, उसके बाद जाकर आपको पॉलिटिकल बताएगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस बताएगा, ठीक है। अभी आपको फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस बता रहा है, इसके बाद जो आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बताएगा, उसके बाद जो आपका मिलिट्री का इन्फ्लुएंस बताएगा, ठीक है। किसका? यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा शौक लगेगा जब आप ये जानिएगा कि जो यूएस हेल्प किया था यूरोपियन यूनियन के एस्टेब्लिशमेंट में, उसी को जो है यू जो है टक्कर दे रहा है, ठीक है। उसी को जो है यूरोपियन यूनियन जो है टक्कर दे रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि उसको मतलब आसपास जा रहा है, उसको पावर के आसपास जो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो बोला गया है, या फिर हम देख भी सकते हैं, बुक में बताया भी गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द EU has started to act more as a nation state while the attempts to have a constitution for the EU have failed। देखिए यहाँ बताया गया है कि EU जो है चाहता कि उसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, पर उस अटेम्प्ट पे जो वो फेल हो गया था, ठीक है। EU अपना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मतलब ट्राई किया था, लेकिन वो आपका फेल हो गया था, ठीक है ना। द अटेम्प्ट फेल। फिर भी EU का अपना अलग फ्लैग है, ठीक है, अपना अलग एंथम है, ठीक है, अपना अलग करेंसी है, ठीक है। और बेसिकली मतलब उसका जो इंडिविजुअल ये सब है, करेंसी, एंथम, फ्लैग, और वहाँ का लैंग्वेज भी अपना एक अलग है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि एज अ मतलब नेशन स्टेट ऐसा ही काम करने लगा EU। देखिए पहले EU क्या था? EU आपका ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। EU आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को लेके इंटीग्रेशन को लेके जो बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे ये एक नेशन स्टेट के हिसाब से काम करने लगा, एक इंडिविजुअल के हिसाब से काम करने लगा, ठीक है। इसका जो अटेम्प्ट था कॉन्स्टिट्यूशन लेने का वो फेल हो गया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का इसका जो अटेम्प्ट था वो फेल हो गया। लेकिन फिर भी इसका एक अलग फ्लैग था, इसका अलग एंथम था, इसका अलग करेंसी था, इसका अपना एक अलग लैंग्वेज भी था, ठीक है ना, जो कि एक इंडिविजुअल कंट्री में होता है, वैसा मतलब सिचुएशन बन रहा था, ठीक है। यहाँ पर वही दिखाने की कोशिश किया गया। आगे बढ़ते हैं। इसका अपना फाउंडिंग डेट भी यहाँ पे बताया गया, फाउंडिंग डेट भी था, ठीक है। EU has economic, political and diplomatic and militarily influence. The EU is the world's biggest economy with a GDP of more than 12 trillion in 2005। देखिए वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका 2005 में EU, यूरोपियन यूनियन। पहले कौन था? US। तो US जो है एक टाइम पे हेल्प किया था EU के एस्टेब्लिशमेंट में। अब क्या हो रहा है कि EU देखा जा रहा है कि टक्कर दे रहा है US को, ठीक है ना। तो मुश्किल यहाँ पे मतलब यही समझाने की कोशिश किया गया है, ठीक है। तो 2005 में जो है EU 12 ट्रिलियन, समझ सकते हैं, 12 ट्रिलियन डॉलर GDP था इसका 2005 में EU का, ठीक है। यहाँ पे वो मेंशन किया गया है। स्लाइटली लार्जर देन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, स्लाइटली लार्जर, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया गया है। इट्स करेंसी द यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द US डॉलर, ठीक है। उसका जो करेंसी था EU का करेंसी आपका था यूरो, ठीक है, यूरो, ठीक है। और US का क्या था हम जानते हैं, डॉलर। US का होता है डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि EU का जो करेंसी यूरो था, एक टाइप का हम बोल सकते हैं कि डॉलर को डोमिनेंस कर सकता था, ठीक है। यहाँ पे डॉलर से जब उसका वैल्यू बढ़ सकता था, ठीक है। यहाँ पे वो मेंशन किया गया है। इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज 3 times लार्जर देन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अलाउइंग इट टू बी मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट्स विद द US एंड चाइना, ठीक है। 3 times लार्जर देन दैट ऑफ द US। जो US का जो हेगमनी था अब धीरे धीरे जो है ब्रेक होना शुरू हो गया है, ठीक है। EU का आपका जो ट्रेड था वो 3 times लार्जर था, किससे? US से। तो आप समझ सकते हैं 3 times, एक टाइम दो टाइम नहीं, 3 times, ठीक है, 3 times। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा जो है ह्यूज डिफरेंस है, सही है ना। यहाँ पे वही समझाने का जो है कोशिश किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Its economic power gives its influence over its closest neighbors as well as in Asia and Africa. It also functions as an important bloc in international, देखते हैं, it also plays an important bloc in international economic organization such as the World Trade Organization, ठीक है। World Trade Organization का ये भी important bloc बनता है, या फिर important हम बोल सकते हैं रोल प्ले करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब ये अपना रिप्रेजेंटेशन को जो है इंटरनेशनल लेवल तक लेके गया है, ठीक है। यहाँ वही समझाने की कोशिश किया गया है, ठीक है। द EU ऑल्सो हैज पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस टू, देखिए अब जो यहाँ पे पॉलिटिकल के बारे में बात किया जाएगा, फिर पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। जो आपका जो UN है,
ठीक है, या फिर जो यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, उसमें से 2 परमानेंट मेंबर आपका EU के हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला आपका फ्रांस है, ठीक है, और दूसरा आपका है ब्रिटेन, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, द EU ऑल्सो हैज़ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। 2 members of the EU, ब्रिटेन एंड फ्रांस, होल्ड परमानेंट सीट्स ऑन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो आप समझ सकते हैं कि EU के 2 मेंबर, ठीक है, कौन कौन? ब्रिटेन एंड फ्रांस, ठीक है, ये EU के 2 मेंबर हैं जो कि परमानेंट सीट लेके बैठे हैं, ठीक है, परमानेंट सीट है, ठीक है, कहाँ का? UN सिक्योरिटी काउंसिल का। अब UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट या फिर बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है नेशनल स्फीयर में, जो है ये UN सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें से जो 2 सीट है, 2 सीट वो EU के पास है, क्योंकि EU के 2 जो मेंबर्स हैं ब्रिटेन और फ्रांस, ये परमानेंट सीट लेके बैठे हुए हैं, और भी बहुत जो नॉन परमानेंट सीट है इसके ऊपर भी जो है EU का मतलब कब्जा है, ठीक है ना। तो आप इसे समझ सकते हैं कि EU मतलब अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस भी धीरे धीरे दिखा रहा है या फिर डोमिनेट कर रहा है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए एक कंट्री का या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का 2 कंट्रीज परमानेंट सीट लेकर बैठे हुए हैं आपका यूनाइटेड UN सिक्योरिटी काउंसिल का, तो आप समझ सकते हैं कि वो मतलब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बताया गया। अब मिलिट्री के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। मिलिटरली द EU's combined armed forces are the second largest in the world. Its total spending on defense is second after the US, ठीक है। तो अब जो है मिलिटरली भी जो है टक्कर देना शुरू कर दिया, मतलब सरपास नहीं किया है लेकिन फिर भी लेवल तक आ चुका है, ठीक है ना। सेकेंड लार्जेस्ट है डिफेंस किसका? आपका EU का, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का जो डिफेंस है आपका सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। पहला कौन है? आपका US का है, और इसका जो एक्सपेंडिचर है वो भी आपका सेकंड लार्जेस्ट है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर एक्सपेंडिचर करने में जो सेकंड आता है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। पहला आपका US है, ठीक है ना। और जो 2 परमानेंट मेंबर्स है UN सिक्योरिटी काउंसिल का, फ्रांस और ब्रिटेन, उनके पास जो है बेसिकली न्यूक्लियर आर्सेनल भी है, ठीक है। 550 यहाँ पे बोला गया 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि EU मतलब धीरे धीरे जो है कितना पावरफुल एमर्ज करते जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे वही बताने की कोशिश किया गया। तो बेसिकली यहाँ पे EU के बारे में इतना ही बताया गया, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो पहले इसको जब रब आउट करते हैं, ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एशियन, ठीक है। बेसिकली वो आपका यूरोपियन था और ये आपका एशियन है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, कौन कौन से फैक्टर्स थे, ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या था, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि मतलब कैसे जो है एशियन जो है मतलब इस्टेब्लिशमेंट इसका कैसे हुआ, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वार के पहले या फिर वर्ल्ड वार के बाद हम बोल सकते हैं जो एशियन कंट्रीज थे, ठीक है, आपका जो एशियन कंट्रीज थे वो आपके कॉलोनियलिज्म के इन्फ्लुएंस में थे, ठीक है। कॉलोनियलिज्म के आपके इन्फ्लुएंस में वो लोग थे, ठीक है। जो एशियन कंट्रीज थे वर्ल्ड वार के बाद या फिर वर्ल्ड वार के पहले हम बोल सकते हैं कॉलोनियलिज्म के इन्फ्लुएंस में थे, ठीक है। तो ये जो कॉलोनियलिज्म था आपका यूरोपियन भी था, इट वाज बोथ यूरोपियन एंड जापानीज, ओके, इट वाज बोथ यूरोपियन एंड जापानीज, ठीक है। मतलब ये बेसिकली कॉलोनीज थे, यूरोप और जापान जो बेसिकली कॉलोनीज थे जो यहाँ पे मतलब इस्टेब्लिश किए थे एशियन में, जो है अपना कॉलोनी इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है ना। तो एशियन कंट्रीज थे वो पहले से ही कॉलोनिज्म से परेशान थे, ठीक है। जब वॉर ख़त्म हुआ, ठीक है, जब वॉर ख़त्म हुआ तो एशियन कंट्रीज पॉवर्टी, ठीक है, बैकवर्ड इकोनॉमी और एक प्रेशर था उन लोग में, एंड प्रेशर टू ज्वाइन
आइदर ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। मतलब जब वॉर ख़त्म हुआ तो एशियन कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर था पॉवर्टी का, बैकवर्ड इकोनॉमी, और एक मतलब कौन से फोर्स को ज्वाइन करें, ठीक है, यूएस को ज्वाइन करें या फिर यूएसएसआर को ज्वाइन करें, ठीक है ना, जो मैं आपको पहले ही जो है समझा चुका है, ठीक है। वो जो आपको फर्स्ट चैप्टर था कोल्ड वॉर एरा, वहाँ पे जो है इसको जो है मैंने आपको इलस्ट्रेट कर दिया इस मैटर को, ठीक है ना। यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ गया था कि किस ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। तो उसको लेके जो बहुत सारा जो हम बोल सकते हैं कि कॉन्फ्रेंसेस भी हुए थे, ठीक है। और जो नॉन अलाइन मूवमेंट था, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट था, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम सेपरेट रहेंगे, क्योंकि हमें जो है हाल ही में जो है हमें फ्रीडम मिला है और उस हम फ्रीडम को फिर से गंवाना नहीं चाहते हैं, किसी और का हाथ में देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव था आपका नाम का, ठीक है। तो नाम का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, फिर आपका बैंडंग कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, आपका बैंडंग कॉन्फ्रेंस हुआ। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी जो है दो चीज़ इस्टेब्लिशमेंट, मतलब दो चीज़ का इस्टेब्लिश करने में वो लोग सक्सेसफुल नहीं था, पीस एंड कॉपरेशन, ठीक है। उन लोग में अभी भी जो है पीस एंड कॉपरेशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ था एशियन कंट्रीज में, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, जो 5 देश थे, 5 देश जो है आपस में बात किए, ठीक है, और एशियन का इस्टेब्लिशमेंट किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एशियन वॉज established in 1967 by 5 countries of this region। बेसिकली एशियन कंट्रीज के बारे में बात किया जाएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। इंडोनेशिया मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, और एक आपका था फिलीपींस, ठीक है। ये जो 5 कंट्रीज थे उसके लिए हम बोल सकते हैं ये जो है एशियन का इस्टेब्लिशमेंट में जो मतलब बोल सकते हैं कि इनका जो मेजर रोल था या फिर इनके वजह से जो एशियन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, 1967 में, सही है। आगे बढ़ते हैं। बाय साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन वे आर प्राइमरीली टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये देखिए, ये कॉमन है, जब एशियन का फॉर्मेशन हुआ तो उसके पीछे का सिचुएशन हम देख सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो उसको थोड़ा सा आप पास्ट में आकर देखिए कि पहले से कंडीशन कैसा था, ठीक है। गरीब था, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस था, ठीक है, कोई कॉपरेशन नहीं था, पीस नहीं था, तो इसका क्या हो सकता है, इन्हीं सब चीज़ों को जो है इस्टेब्लिश करने का एम ये लोग का भी हो सकता है, ठीक है। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। थोड़ा बहुत सोचिएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो एशियन का मेन एम क्या था, इकोनॉमी को स्टेबल करना, पॉवर्टी को हटाना, ठीक है, जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उसको जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, बैलेंस करना, ठीक है। और क्या हो सकता है, पीस कॉपरेशन का इस्टेब्लिशमेंट करना, सोशल रिलीजियस इक्वलिटी को मेंटेन करना, बस यही कुछ था, ठीक है। सिंपल है, उतना ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है ना, मतलब जितना सिंपल हो सके उतना, ठीक है। तो ये मेन मुद्दा यहाँ पे यही था, ठीक है। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन वो लोग साइन किया था, ठीक है। जो 5 कंट्रीज थे उन्होंने जो है बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन किया था, ठीक है, जिसकी वजह से जो है एशियन का फॉर्मेशन हुआ। सिंपल बात, सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, प्राइमरीली टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, जो मैं आपको बताया वही सब है, कुछ ज़्यादा सोचने का बात नहीं है, ठीक है। देखिए कि पहले सिचुएशन कैसे था, उसी को स्टेबल करने के लिए जो है इसका फॉर्मेशन हुआ, तो क्या क्या होना चाहिए, बस इतना ही है, सही है। आगे बढ़ते हैं। With some of the fastest growing economies in the world, Asian broadened its objectives beyond the economic and social spheres. In 2003, ASEAN moved along the path of the EU by agreeing to establish an Asian community comprising 3 pillars, ठीक है। तो अब जो है एशियन भी जो है EU के मतलब बोल सकते हैं EU का जो पाथ था उसको फॉलो करने लगा, या फिर बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है उसको कॉपी किया, हम बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब प्रोग्रेस लाने के लिए, ठीक है, प्रोग्रेस लाने के लिए उन लोग को ऐसा करना पड़ा है, ठीक है। देखिए अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं
पॉजिटिव ग्रोथ के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें जो है कॉपी करना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको ज़रूरी है, हमको चाहिए, इसलिए हम कॉपी कर रहे हैं। तुमको तो तुम्हारा तो कोई मैं लॉस नहीं करा रहा हूँ ना, मुझे मतलब मेरा प्रॉफिट होगा, इसलिए मैंने तुम्हारा आइडिया को कॉपी किया, बस। क्या दिक्कत है ना। पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट में नहीं आता है, ठीक है। ग्रोथ में आता है, पॉजिटिव ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ। इसलिए जो है मैंने गलती से जो पॉजिटिव डेवलपमेंट बोल दिया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया कि उनको मतलब एशियन जो है धीरे धीरे अपना 3 पिलर एस्टैब्लिश किया, ठीक है। एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड द एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, ठीक है। एशियन सिक्योरिटी, ठीक है। आपका सेकेंड था एशियन इकोनॉमी, ठीक है। और आपका तीसरा है एशियन सोशियो कल्चरल, ठीक है। एशियन सोशियो कल्चरल, बेसिकली ये आपका 3 पिलर्स था ऑफ एशियन, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो आप नाम से समझ सकते हैं एशियन सिक्योरिटी मतलब कि जितना भी मतलब डिस्प्यूट हो रहा है, इंटरनल डिस्प्यूट है या फिर एक्सटर्नल डिस्प्यूट है, वो वॉर में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो मतलब शांति से जो है हम बैठ के उसको निपटा देंगे, एशियन का ये मानना था। पहला गया इकोनॉमिक, मतलब हम ट्रेड पे ध्यान देंगे, ठीक है। अपने इकोनॉमिक को जो है एक्सटेंड करेंगे या फिर इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। हम जो है वर्ल्ड मार्केट को मतलब ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया। देखिए क्या बोला गया है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वाज टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड अ प्रोडक्शन base with Asian states and to aid social and economic development in the region. The economic community would also like to improve the existing Asian dispute settlement mechanism to resolve economic disputes. ASEAN has focused on creating a free trade area (FTA) for investment, labor and services. The US and China have already moved fast to negotiate FTAs with ASEAN. ठीक है, FTAs का मतलब उन्होंने जो है इस्टेब्लिशमेंट किया था, आप बोल सकते हैं क्रिएशन किया था, ठीक है। यहाँ क्या था, फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है ना। और मतलब एशियन मतलब फोकस किया था कि जो डिस्प्यूट है पहले से, जो मतलब फाइनेंशियल जो डिस्प्यूट है उसको जो है सॉल्व किया जाए, उसको जो सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है। इसका वो कोशिश किया था, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया। द करंट, और जो यहाँ पे जो सोशियो कल्चरल है, इसमें यहाँ पर सिंपली यही बोला गया है कि मतलब सबको जो है मतलब हम रेस्पेक्ट करेंगे, किसी का कल्चर का या फिर हम बोल सकते हैं कि रिलीजन को जो है हम डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे, सबको रेस्पेक्ट करेंगे ताकि पीस और कोऑपरेशन जो है बना रहे, बस इतना ही यहाँ पे बोला गया, ठीक है। द करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ एशियन, especially its economic relevance as a trading and investment partner to the growing Asian economy such as China and India, makes this an attractive proposition. During the Cold War years, India's foreign policy did not pay adequate attention to ASEAN, but in recent years, India has tried to make amends. It signed FTAs with 2 Asian members, Singapore and Thailand. It is trying to sign an FTA with ASEAN itself. ASEAN's strength, however, lies in its policies of interaction and consultation with member states, with dialogue partners and with other non-regional organizations. देखिए मतलब जो एशियन का जो स्ट्रेंथ है वो मेनली कहाँ लाई करता है, ये मतलब बातचीत करते हैं, ठीक है। आपस में बैठ के थोड़ा इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। यही इनका मतलब इम्पोर्टेंस हम बोल सकते हैं। या फिर इसी ये जो पॉइंट है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इनके एस्टैब्लिशमेंट में या फिर इनके मतलब उस इनके ग्रोथ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। हम पार्ट 2 में जो है लेफ्ट आउट पोर्शन उसको कवर अप कर देंगे, ठीक है। सो बाय फॉर टुडे एंड लेट्स अंडरस्टैंड। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज ही बोल रहा हूँ, यहाँ से आप कुछ सीख के जाइएगा, ठीक है। अच्छा लगे लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए, ठीक है। शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बनता है, सही है। सो बाय फॉर टुडे।